आज की जो अपनी क्लास है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी देखते हैं हिंदी पहचान। हिंदी पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से, रहा है, से, रही है, से, रहे हैं, से, रहा हूँ आदि आते हैं। यानी कि जैसे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है ना, सीता 1 घंटे से कपड़े धो रही है, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, मैं कल से यात्रा कर रहा हूँ। यानी कि ये हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द यदि आते हैं तो वो कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरी बात इसमें वर्ब की आती है। वर्ब, तो वर्ब जैसा कि पता है 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में पिछले टेंस में जैसा कि हमने हैज या हैव लगाया था, तो हैज या हैव तो लगाना ही है, और साथ में अपने को क्या जोड़ना है? बीन। क्या जोड़ना है? बीन, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब, कंटिन्यूअस नाम आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे अपन? आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर होते हैं, पॉजिटिव के स्ट्रक्चर देखना। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव में से एक लगाएंगे, प्लस में बीन, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यदि हो तो। दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव। कौन सा? निगेटिव। और निगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज हैव में से एक लगाएंगे। ध्यान दो, यदि हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों के रूप में हो तो दोनों के बीच में लगाएंगे, यानी कि नोट लग जाएगा, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसे ही बोल सकते हैं हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। उसके बाद इंट्रोगेटिव, क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? हैज हैव में से एक को बाहर लाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि या तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और पर्सनवाचक चिन्ह। दूसरा जो इसका होता है, 2 वाक्य होते हैं, दूसरे में क्या जोड़ देते हैं? WH वर्ड। क्या जोड़ देते हैं? WH वर्ड। उसके बाद हैज हैव में से एक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर सेंटेंस देखते हैं। जैसे सीता सुबह से पढ़ रही है, ठीक है, इसका बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसके बाद सुबह से पढ़ रही है, यानी कि से रही है, से रहे हैं, समय का बोध होता है। सीता, उसके बाद हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता हो गया, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीडिंग। अब इसमें सिंस फॉर का यूज़ होता है, ध्यान देना थोड़ा, सिंस फॉर का यूज होता है। तो सिंस फॉर में क्या करेंगे कि सीता हैज़ बीन रीडिंग। अब देखना होगा सिंस का यूज़ होगा कि फॉर का यूज़ होगा। तो सुबह आया है तो सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका बनाएंगे, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब बनाएंगे निगेटिव। तो निगेटिव में क्या करेंगे? सीता हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन। सूत्र में चलिएगा, हैज़ हैव में से एक, फिर नॉट और बीन, और उसके बाद रीडिंग, फिर
सिंस और मॉर्निंग, ये हो गया निगेटिव। अगला होगा इंट्रोगेटिव। दो प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हैज, फिर सीता, फिर बीन और रीडिंग, सिंस मॉर्निंग और इंट्रोगेटिव मार्क। उसके बाद WH वर्ड, जैसे वाई, हैज, सीता, बीन, रीडिंग, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया WH वर्ड वाला। तो इसके स्ट्रक्चर थे और ये इसके जो पैटर्न है वो, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव, साथ में बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, सिंस फॉर का यूज। तो अपन देखेंगे कहाँ पे सिंस का यूज करते हैं और कहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, वो चीज़ इसमें आगे देखेंगे। देखिए सिंस और फॉर, यानी कि एक तो होता है सिंस और एक होता है फॉर। सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय हेतु, ठीक है। और फॉर होता है वो अनिश्चित समय के लिए, यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, ये फॉर का। ये होता है समय, यानी कि अनिश्चित समय, अनिश्चित 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 समय हेतु, ठीक है। यानी कि ये समय अवधि होती है और इसमें समय अवधि नहीं होती, पॉइंट ऑफ द टाइम। उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे, जैसे वाक्य के अंदर आ जाए मंडे और आपको सिंस फॉर में से भरना हो तो सिंस आएगा, ठीक है। जैसे आ जाए जुलाई, महीने का नाम, तो अपन क्या करेंगे, फिर सिंस का यूज होगा। जैसे आ जाए कोई भी सन 1947, तो भी किसका यूज़ होगा, सिंस का होगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे लास्ट 2 डेज आ जाए, लास्ट 2 डेज, यानी कि लास्ट 2 डेज 3 डेज, तो भी किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। इसी प्रकार फॉर का यूज़ जब करते हैं, तो जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, निश्चित नहीं है समय अवधि, फॉर का यूज़ होगा। जैसे फॉर 2 डेज, 2 डेज, फॉर 1 वीक, फॉर 2 years, ठीक है। लेकिन यदि निश्चित समय, यदि इससे पहले लास्ट लग जाए तो आपको सिंस का यूज़ करना है। लास्ट लगने से वो क्या बन जाता है, निश्चित बन जाता है। कोई भी त्यौहार का नाम आ जाए या ऐसे आ जाए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड तो निश्चित है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। यदि बर्थ आ जाए जन्म से, तो भी किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज होगा। तो ये समझने वाली बात है कि सिंस का यूज़ कहाँ पे सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। यानी कि ये तो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए आता है। ये पीरियड, समय अवधि निश्चित नहीं होता कि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, 2 दिन, कौन से 2 दिन, 1 सप्ताह, कौन सा 1 सप्ताह, है ना, 2 साल, कौन से 2 साल। लेकिन इसमें निश्चित होता है, जैसे मंडे आ गया, जुलाई आ गया, कोई सन आ गया, और कोई अनिश्चित समय से पहले लास्ट लग जाता है तो निश्चित बन जाता है। चाइल्डहुड, बचपन, ये भी निश्चित में आएगा। बर्थ, ये भी निश्चित में आएगा। तो इस टेंस में एग्जाम में वैसे कोई सेंटेंस 10th क्लास में बहुत ही रेयर आता है, आता नहीं है। आता है तो सिंस फॉर की दृष्टि से पूछता है, यानी कि सिंस फॉर प्लस टाइम आपको मिल जाए तो आपको कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम में आता नहीं है वैसे, इसका सेंटेंस बहुत कम आता है, केवल समझने के लिए ना। इससे अगला टेंस जो है अपना वो है पास्ट टेंस। कौन सा है, पास्ट, यानी कि दूसरा,
ये कौन सा टेंस हो गया? दूसरा। और पास्ट का जो पहला है वो है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल, या इसको इंडेफिनेट भी बोल देते हैं, इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस का ये पहला है, और इस टेंस में जो भी वाक्य आते हैं उनमें हिंदी पहचान देखे क्या होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है भाई, क्योंकि स्टोरी वगैरह लिखना या कोई घटना लिखना वो सब इसी में आता है, और एग्ज़ाम में एक आध वाक्य भी आ जाता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे और या, ये और ये सब यदि आते हों तो वो कौन से टेंस से संबंधित होगा? पास्ट सिंपल टेंस से। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, वह बचपन में कहानी लिखा करती थी, है ना। हम बचपन में इस विद्यालय में पढ़ते थे, मैं कल जयपुर गया, वह कल जयपुर गई, हम कल जयपुर गए। यानी कि ये यदि लास्ट में आते हैं तो वो कौन से टेंस से होता है? पास्ट सिंपल से। अब दूसरी बात है इसमें वर्ब की। कौन सी बात है? वर्ब की। तो जैसा कि पता है अपने को, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में क्या लगता है? डिड। क्या लगता है? डिड। और मेन वर्ब के रूप में इसमें क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। पहले तो ये बात समझिए कि हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, और मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन इस टेंस के सभी वाक्यों में डिड का यूज नहीं होता। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बना के कि इस टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है कि इस टेंस का पॉजिटिव वाक्य उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे ही किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट किसका यूज हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन यदि इसी को अपन निगेटिव बनाएंगे, ये कैसा वाक्य है? पॉजिटिव। इसी को निगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट किल ए स्नेक। समझ में आई बात? ही डिड नॉट किल ए स्नेक, ये कैसा है? निगेटिव। तो ध्यान देने वाली बात है, निगेटिव वाक्य के अंदर डिड आ जाता है, यानी कि डिड का यूज है वो कैसे वाक्यों में यूज होगा? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किसका यूज होगा? डिड का। और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज केवल कैसे वाक्य में होता है? पॉजिटिव में। कैसे वाक्य में होता है? पॉजिटिव में। जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे ये कैसा वाक्य है? निगेटिव। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाला, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिड लिख देंगे। क्या लिख दिया? डिड। और उसके बाद ही, ठीक है। डिड ही किल ए स्नेक, क्या उसने एक सांप मारा? और यदि आप इसको WH वर्ड से बनाते हो तो वाई डिड ही किल ए स्नेक, उसने सांप क्यों मारा? तो ये बात ध्यान से देखना कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होती है, वो भी कैसे वाक्यों में? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन पॉजिटिव के अंदर ये केवल पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म होती है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे नोट लगा के अपन ने एक बात लिखी है कि इस टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे कि ये वाक्य है, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप मारा, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। अब अगला, इसी में इसका निगेटिव बनाते हैं तो डिड आ जाएगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डिड। और उसके साथ नोट तो आता ही है निगेटिव में। और किल, यानी कि अब देखिए मेन वर्ब पॉजिटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म थी, लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या बन जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला, ये दोनों इंट्रोगेटिव हैं, यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब दोनों में आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दोनों में आई है। अब देखते हैं इसका
जो स्ट्रक्चर होते हैं वो, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है। इसका निगेटिव का देखेंगे तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देने वाला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर अगला होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहले में जो एलपीएम से शुरू होता है उसमें क्या लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि हो तो, और अदर वर्ड कोई भी हो तो, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड के बारे में पता होगा आपको, जैसे कि वाई, वेन, हु, वैन, वेयर, सारे के सारे WH वर्ड होते हैं। उसके बाद डिड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का होता है। तो इस टेंस से संबंधित ये तो सामान्य बातें थी। अब इस टेंस में बच गया इसका यूज, यानी कि यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसको सिंपल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंपल। इसका लगभग एक वाक्य निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। एक तो निश्चित ही आता है 10th क्लास में, हो सकता है इसमें 2 वाक्य भी आ जाएं। तो इसका यूज जो है वो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल का यूज। धन्यवाद।